एक बंदा 30,000 रुपए महाना कमाता है, क्या वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुस्तफीद हो सकता है? अगर किसी के पास सिर्फ प्लॉट है, घर उसके नाम नहीं है, तो क्या उसके लिए इस स्कीम में कुछ है? क्या ये स्कीम सूद पे मुश्तमिल है? कहीं इसके अंदर दाखिल होने से हम गुनाहगार तो नहीं होंगे? फॉर्म तो जमा करवा देंगे, पैसे कहां से आएंगे? क्या बैंक पैसे देगा? क्या पूरी रकम देगा? कितने पैसे देगा? कितने अरसे में लौटाने होंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको एक नई इंतहाई मालूमाती वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको सवाल बताए, ये वो सवाल है जो मैंने बैंक ऑफिसर से किए। आपको पता है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से कुछ बैंक्स एसोसिएटेड हैं, उनकी एक ब्रांच में मैं गया और वहां पर मैंने ये सवालात किए और आपके लिए घर बैठे इनके जवाब लाया हूं। और इन जवाबों ने मेरा तो नजरिया ही बदल दिया है पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक। क्यों, वो आप मेरे जवाब सुनकर ही समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला सवाल यह था कि एक बंदा 30,000 रुपए महाना कमाता है, तो क्या वो इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकता है? नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम समझ तो यही आता है ना कि उन लोगों के लिए है जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, मतलब उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है और उनके पास अपना घर भी नहीं है, तो उनको बेनिफिट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो जाहिर है ऐसे में वही लोग आएंगे जो फॉर एग्जांपल 25,000 कमाते होंगे महाना, या 30 या 40। तो यही सोचकर मैंने उनसे ये सवाल किया, तो बैंक ऑफिसर ने मुझे ये जवाब दिया कि अगर एक बंदा 30,000 रुपए महाना कमाता है, ऊपर से वो शादीशुदा भी है, तो क्या बैंक ये बिलीव करेगा कि वो बंदा बैंक को हर महीने सबमिट करवा सके? बैंक ये यकीन नहीं करता। तो मैंने बैंक ऑफिसर से पूछा आखिर क्या क्राइटेरिया है कि बैंक यकीन करे? तो उन्होंने कहा कि जितनी महाना किस्त है ना, कम से कम उसके 3 गुना इंसान की कमाई होनी चाहिए, तब बैंक का क्रेडिट डिपार्टमेंट ये बिलीव कर सकता है कि बंदा 2/3 कमाई अपने पास रख के या अपने अहलो याल पर खर्च करके 1/3 महाना उसको सबमिट करवाता रहेगा, और तभी बैंक उसके ऊपर यकीन भी करेगा और तभी उसका केस फॉरवर्ड करेगा और उसको अप्रूव करवाएगा। मतलब ये हुआ कि कहने को तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आप 25,000 रुपए कम से कम कमाते हैं, आप नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन क्योंकि सारी कार्रवाई बैंक्स के थ्रू होगी, बैंक्स के अपने क्राइटेरिया है, बैंक ऑफिसर ने मुझे कहा अगर आपकी तनख्वाह 30,000 है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, हम आपका केस फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट डिपार्टमेंट में, वो आगे से रिजेक्ट कर देगा। मतलब बैंक ऑफिसर बेसिकली ये कह रहा था कि आपकी तनख्वाह कम से कम 75,000 रुपए होनी चाहिए महीने की, अगर आप शादीशुदा फर्द हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो हो सकता है थोड़ी लिमिट उसमें कम हो, लेकिन अच्छा खासा आपको महीने का कमाता होना चाहिए कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकें। अब आप खुद बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनकी 50,000 से ऊपर महाना तनख्वाह होती है? अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस तो हमारी सोसाइटी में वही है ना जिनकी तनख्वाह ही इतनी नहीं है कि वो अपना घर बना सके, वरना 30 या 40,000 एक बंदा कमाता है, चलो अपनी फैमिली तो कैसे भी करके एक महीने में गुजार ही लेता होगा, गुजारा कर लेता होगा, लेकिन घर नहीं बना सकता। तो बेसिकली ऐसे सेक्शंस को फायदा होना चाहिए था नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से। लेकिन बैंक ऑफिसर की बात के मुताबिक ये नतीजा मैं अखज कर सकता हूं कि आपकी तनख्वाह कम से कम 75,000 रुपए है तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने एक और सवाल पूछा, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो इतने रोजगार के मौके नहीं लोगों को मिलते, तो लोगों ने बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम बनाए हुए हैं। उनमें कुछ लोग अच्छा खासा भी कमा रहे हैं, मतलब लाख से ऊपर भी पर मंथ वो कमाते हैं, लेकिन उनके पास खुद का घर नहीं है। तो क्या वो लोग इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? तो बैंक ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि ऐसे लोग इस प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई करता है, और अगर सोर्स ऑफ इनकम ऑनलाइन है तो बैंक के लिए वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कुछ केसेस में वेरिफिकेशन हो भी सकती हो, लेकिन एक जेनेरिक अगर मैं आपको बात बताऊं तो समझ ले कि कम चांसेस हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या कोई वेबसाइट है जिससे आपको महीने ठीक ठाक पैसे भी आते हैं, तब भी आप बैंक को प्रूव नहीं कर पाएंगे। बैंक्स उन्हीं सोर्सेज ऑफ इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो। मिसाल के तौर पे आप किसी के भी एम्प्लॉई हैं, किसी फार्मास्यूटिकल फर्म में आप काम करते हैं, या आप किसी स्कूल में टीचर हैं, या किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं, या इस तरह की कोई भी आपका पेशा है, और उसमें आपकी माहाना तनख्वाह लेने को तो 25,000 से एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक बैंक तभी अप्रूव करेगा
आपके केस को अगर आप कम से कम कमाते होंगे। ये तो हो गई सैलरीड पर्सन की बात। अब अगर आपका कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, फर्ज करें कि आपका पोल्ट्री का बिजनेस है या फिश फार्मिंग का बिजनेस है, किसी भी किस्म का बिजनेस है, अगर उससे आप महाना 1 लाख या उससे ऊपर कुछ कमाते हैं तो वो आपको उनको पेपर्स सबमिट करके प्रूव करना पड़ेगा और तभी बैंक आपके केस को फॉरवर्ड करेगा। मैंने पूछा कि क्या ये सिंपल है, तो बैंक ऑफिसर की बात से मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये चीज इतनी सिंपल है नहीं जितनी कि बहुत सी वीडियोस में लोग बता रहे हैं कि ओ हो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो चुकी है, जल्दी से जाएं बैंक्स में जॉब दर जॉब जाके आप फॉर्म्स फिल करें और अपना नाम दर्ज करवाएं। इट्स नॉट दैट सिंपल। बैंक ऑफिसर की बात के मुताबिक एक एक केस को वेरीफाई होने के लिए उस केस में बैंक आपकी ईचक बीचक जानता है कि आप रहते कहां हैं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। बुनियादी तौर पे बैंक आपका पूरा अंदाजा लगाता है कि आपकी अर्निंग और स्पेंडिंग रेशो क्या है और फिर वो डिसाइड करता है कि उसे आपके साथ कंट्रीब्यूट या कोलैबोरेट करना भी है या नहीं। दोस्तों, फिर मैंने बैंक से ये पूछा कि फर्ज करें एक बंदे के पास घर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम उन लोगों के लिए जिनके पास अपने घर नहीं है लेकिन प्लॉट है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने सालों की जमा पूंजी एक प्लॉट पर खर्च करके अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं कि कल को उस पर घर बनाएंगे। तो अगर ऐसे लोग हैं कि उन्होंने प्लॉट लिया हुआ है तो क्या वो इस स्कीम से किसी तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं? तो बैंक ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि अगर आपके पास खाली प्लॉट है तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। मतलब ये जो हमने बात सुनी है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज हैं, आपको उन्हीं में से कोई लेना पड़ेगा। पहली बात है कि ऐसा नहीं है, आप उनमें से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग घर है उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ये भी मुझे मालूम पड़ा है, इसकी भी कुछ शराइत होती है। और अगर आपके पास प्लॉट है तो उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से पैसे ले सकते हैं। अब बैंक से आप कितने पैसे ले सकते हैं? बैंक ऑफिसर ने मुझे यह जवाब दिया कि जनरली बैंक 75% कंट्रीब्यूट करता है, 25% पेमेंट आपके अपने पास होनी चाहिए। मतलब आप अपफ्रंट पे करेंगे, उसके बाद 75% लोन आपको बैंक से मिलेगा और उसकी बेसिस पर आप इस स्कीम में एंटर हो सकते हैं। एक सवाल मेरे जहन में यह भी था कि क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जरिए घर लेना, क्या ये गुनाह तो नहीं है, कहीं इसमें सूद का चक्कर तो नहीं है? वैसे तो इस बारे में मुकम्मल तफसीलात कोई आलिम दीन ही बता सकता है, लेकिन मैं अपने नाकिस मालूमात की बुनियाद पर जिस नतीजे पर पहुंचता हूं और प्लस उसमें बैंक ऑफिसर की जो इनपुट मुझे मिली उसकी बेसिस पर मैं आपको ये बताता हूं कि सूद वो होता है जिसमें लोन लेने वाली पार्टी की अमाउंट फिक्स्ड होती है और अगर वो वक्त पर पे नहीं करती तो शरह सूद बढ़ता जाता है। जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम इस किस्म की स्कीम है जिसमें बैंक और घर लेने वाला दोनों की जॉइंट ओनरशिप है घर की। इट्स लाइक अ जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस डील। मतलब जो घर आप लेते हैं उसमें शुरू में क्योंकि आपकी सिर्फ 25% इनपुट होती है, 75% इनपुट बैंक की होती है, तो बैंक और आप दोनों के शेयर्स होंगे उस घर में। जैसे जैसे आप माहाना किस्तें अदा करते जाएंगे बैंक्स के शेयर्स को बेसिकली आप खरीदते जाएंगे। तो बैंक ऑफिसर बेसिकली पुट दिस इन फ्रंट ऑफ मी लाइक अ बिजनेस डील, जिसमें आपको 5 साल का अरसा दिया जाता है सारे शेयर्स खरीद लेने के लिए। उसके बाद घर मुकम्मल तौर पे आपका हो जाता है, घर आपके नाम हो जाएगा, कागजात आपको मिल जाएंगे। तब तक कागजात बैंक के पास रहेंगे, आप घर में रह सकते हैं लेकिन ऑनरशिप बैंक के पास होगी। 5 साल में अगर आप अदा कर देते हैं तो 5% मार्कअप के साथ आपको घर मिलता है। अब ये मार्कअप की भी लोगों को समझ नहीं है कि 5% क्या है, 10 साल में 7% क्या है, उससे ज्यादा अगर आप अरसा लेते हैं तो 9% क्या है। तो वो मैं आपको बता दूं, 5% का मतलब ये है कि फर्ज करें कि 30 लाख का आपको घर मिला तो आपको टोटल कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी वो 30 लाख प्लस उसका 5% है। 30 लाख का 5% कितना होता है? 1,50,000 रुपीज। मतलब आपको टोटल 31,50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 10 साल का अरसा लेते हैं तो फिर आपको 30 लाख प्लस 7% ऑफ द टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप टाइम लेंगे उतना ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अब क्या ये सूद है या क्या ये एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि सूद में एक चीज ये होती है कि जैसे जैसे आप वक्त ज्यादा लेते हैं रकम वापस करने के लिए शरह सूद भी बढ़ती जाती है।
सूद है या नहीं, आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट करके मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। मैं इसके बारे में अपनी कोई हतमी राय नहीं आपको देता। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने मवाजना किया था रेगुलर ब्रिक मेसनरी होम कंस्ट्रक्शन का और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के थ्रू अगर आप घर लेते हैं प्री फैब्रिकेटेड होम, तो दोनों की कॉस्ट कंपैरिजन की बात मैंने की थी। एक बात मैं आपको यहां पर ऐड करना चाहूंगा जो मैं उस वीडियो में कहना भूल गया था कि इस केस में आपको 30 लाख रुपए में जो 5 मरले की प्रॉपर्टी मिल रही है उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं है बल्कि उसमें प्लॉट भी शामिल है। उस हिसाब से ये बहुत सस्ता पड़ जाता है रेगुलर कंस्ट्रक्शन की निस्बत। क्यों कि रेगुलर कंस्ट्रक्शन में तो आपको 30 लाख का 5 मरले का खाली प्लॉट भी नहीं मिलता। अच्छी सोसाइटी में तो भूल जाइए, आपको 50 से 60 लाख रुपए का मिलेगा। नॉर्मल सी सोसाइटी में भी आपको कम से कम 35 लाख रुपए का 5 मरले का खाली प्लॉट मिलता है। तो इसमें आपको 30 लाख रुपए में प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन होकर मिल रही है। कंस्ट्रक्शन तो खैर क्या है, वो प्री फैब्रिकेटेड होम्स हैं जो असेंबल किए गए हैं, बट इन एनी केस आपको प्लॉट प्लस घर दोनों मिलते हैं। तो मान गया मैं ये ब्रिक मेसनरी होम कंस्ट्रक्शन की निस्बत बहुत सस्ता पड़ेगा अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करें और अगर आपका केस अप्रूव हो जाए। तो मैंने बैंक ऑफिसर से ये भी बात की कि किसी के केसेस अप्रूव हो भी रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे तो लोग ये समझ रहे हैं कि सभी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। जैसी स्कीम लॉन्च हुई लोग चौक दर चौक बैंक्स की तरफ गए और उन्होंने इस स्कीम से फायदा उठाया, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। तो बैंक ऑफिसर ने कहा कि अभी तक कोई केस अप्रूव हुआ नहीं, क्योंकि लोगों की डिटेल्स ऐसी होती हैं कि हम केसेस फॉरवर्ड ही नहीं करते, क्योंकि वो इतना कम कमा रहे होते हैं कि हमारा क्रेडिट डिपार्टमेंट ये यकीन ही नहीं करेगा कि ये कभी हमें पैसे वापस भी कर पाएंगे। एक और बहुत मजे की बात जो बैंक ने मुझे बताई वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, वो भी आप जरूर देखिएगा और इसी सिलसिले से जुड़ी है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो लोगों को एक वक्त में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही देनी चाहिए। दोस्तों, ये पार्ट 1 है और इसी का पार्ट 2 आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें आपको बाकी सवालों के जवाब मिलेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी या सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां पर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।